और लिए चलते हैं। राम जन्मभूमि पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि उसमें ये विवाद कहीं लुप्त हो जाए, और विवाद होता भी नहीं कि आधुनिकता क्या और पुरातन क्या। सत्य हमेशा शाश्वत है। सत्य के शाश्वतता को लेकर न पुरातन का विवाद है न अधुनातन का विवाद है। तो ऐसी संस्था, इनके पदाधिकारी आदरणीय डॉक्टर माला ठाकुर जी, जैन साहब और समस्त यहाँ उपस्थित जितने भी आमंत्रित गणमान्य अतिथि हैं, जो इस अद्भुत एक गाथा है और मुझे लगता है इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। देश में शायद ये पहली बार है कि हम राम मंदिर की कहानी को सुनने के लिए उस कहानीकार के समक्ष हैं, जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, उस प्रसव पीड़ा को भी अनुभव किया है और उन तमाम चुनौतियों के बीच चट्टानी फौलादी दृढ़ता के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे चंपत राय जी को हम सभी आदर से एक बार फिर प्रणाम करते हैं। मेरा यहाँ उपस्थित चौथे स्तंभ के मुखर प्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा, जिसका एक विनम्र प्रतिनिधि मैं भी हूँ, कि यहाँ हम राजनीतिक प्रश्न और मंदिर से जुड़े कोई ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है उस पर बहुत चर्चा होती है और उस चर्चा का मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो एक पत्रकारिता की एक अलग विधा है, उसके लिए हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन आज का मंच मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हम मंदिर की गाथा पर केंद्रित रहेंगे। तो जो वक्ता हमारे बीच में हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे और यही आमंत्रित अतिथियों की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन समय सीमा का हम ध्यान रखें, ऐसा आग्रह मैं फिर मोती चुनने का विनम्र आग्रह हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय चंपत राय जी से करूंगा। 1528 से अगर हम देखें, ये जब 1528 से लेकर 2024 तक का ये जो करीब करीब 500 वर्षों का काल है, ये अनेक चुनौतियों का समय है। और जो प्रभु श्री राम को समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नैतिकता के प्रतिनिधि, वो ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम एक किस तरह के अनूठे व्यक्तित्व के, भले ही उन्होंने ईश्वर के रूप में अवतार लिया, लेकिन जो उनकी पूरी जीवन शैली है वो बहुत अद्भुत है। मुझे भी जब ये पता चला कि हमारे संविधान की मूल प्रति पर प्रभु श्री राम अंकित हैं, और आप सोचिए कि उस समय की संविधान सभा ने जब ये निर्णय लिया होगा कि प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब लंका विजय के बाद लौट रहे हैं, तो वो चित्रांकन संविधान की मूल प्रति पर क्यों है और मूल अधिकारों के प्रथम पन्ने पर क्यों है। तो मैं ये समझ पाया कि राम दरअसल निरपेक्षता के भी, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहा हूं मैं मनुष्यगत जीवन में जिस निरपेक्षता की अपेक्षा हम करते हैं, शासन संचालन की जिस अद्भुत शक्ति की हम अपेक्षा करते हैं, ये राम की सबसे एक अद्भुत, और इसीलिए मुझे वो बहुत अद्भुत लगी वो तुलसी बाबा की चौपाई, जो अनीति कछु भाषव भाई, जो अनीति कछु भाषव भाई, तो मोहि बरिजहूं भय बिसराई। ये राम के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मेरी वाणी, मेरे वचन, मेरे कर्म, मेरे संचालन में अगर कोई त्रुटि दिखे तो भय को दूर करके मुझसे कहिए। अद्भुत है ये। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्ष का चुनाव क्या है? यही है कि कोई त्रुटि जनता को दिखती है तो यही चौपाई तो सामने, जो अनीति कछु भाषव भाई, तो मोही बिरजहू भय बिसराई। 5 साल में जनता क्या करती है? अपने भय, अपने सारी चीजों को हटाकर उसको जैसा लगता है वो सरकार का मूल्यांकन करती है। तो मोहित पांचाल जी जो पत्रिका से जुड़े हैं, बहुत स्वागत उनका। डॉक्टर जितेंद्र व्यास जी नई दुनिया के संपादक, उनका बहुत स्वागत। और हेमंत शर्मा जी जो पीपल समाचार से जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर।
पहले मैं एक सामान्य आपसे इस पूरी गाथा को समेटना तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर भी आप मुझे एक छोटी सी इतिहास की उस स्मृति में भाव की एक यात्रा में ले जाए समय सीमा के साथ, जिससे हम प्रश्नोत्तर आपसे कर सकें, उसके लिए हम लोग अधिक उत्सुक हैं। जी, मैं मंच आपको सौंप रहा हूं। तो मेरा प्रणाम। मैं अपने साथ एक मेरे साथ साथी आए हैं, उनका परिचय और करा दूं। उनका नाम है आशीष सोमपुरा। ये हमारे मंदिर कॉम्प्लेक्स के वास्तुकार हैं और इनके परिवार की अनेक पीढ़ियां, 10-12 पीढ़ियों से इनके परिवार में केवल टेम्पल आर्किटेक्ट यही इनका विषय है। देश का बड़ा ख्याति नाम टेम्पल है सोमनाथ, वो इनके परदादा ने बनवाया। अहमदाबाद का एक अक्षरधाम बड़ा ख्याति नाम है, वो इनके पिताजी की कृति है। पिताजी अभी हैं, 82 साल के हैं, घर में रहते हैं। कम से कम देश के 150 से अधिक मंदिर इनकी रचना है। और 1986 में बिरला परिवार ने माननीय अशोक सिंघल से इनका परिचय कराया था, इनके पिताजी का परिचय कराया था। तब से वो इस मंदिर की कल्पना को साकार करा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहानी आ जाए, लेकिन कहानी काल्पनिक ना हो, वस्तु स्थिति परंतु रोचकता के साथ। मैं शुरुआत करता हूं 6 मार्च 1983। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, पता नहीं कौन सी बातें ऐसी निकले जो कभी दोबारा निकली नहीं होंगी अभी तक बाद में, लेकिन तो सब रिकॉर्ड हो गया। गलत भी मेरा सही है, हो सकता है आप कहें कह रहे न बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन सत्य से दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और जिस निरपेक्ष दृष्टि की बात बार बार आप कह रहे हैं कि ये बात बार बार उठी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये चेरियन साहब ने जो मजिस्ट्रेट अंग्रेज हुकूमत के समय के एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक मौलवी साहब को सुन रहा था। देखिए, निरपेक्ष दृष्टि भारत की जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि गौकशी की वजह से विवाद हुआ, 1934 के बाद अयोध्या में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं है, ना विरोध है उस तरह से, शायद ये भी इंटरप्रिटेशन है। तो वो मौलवी साहब कह रहे थे कि हिजाब की बात हमारे यहाँ होती है। मैं आपको रामायण के रेफरेंस से समझाता हूँ कि हिजाब का अर्थ क्या है। मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी, मैंने कहा क्या कहते हैं मौलवी साहब। तो उन्होंने कहा कि जब लक्ष्मण जी को हनुमान जी दिखा रहे थे सीता जी के आभूषण, तो उन्होंने, ये मौलवी जी का कहना है, मैं इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ, तो मौलवी जी ने कहा जब उनकी नाक की नथ की तरफ उन्होंने कहा कि ये क्या है, बाकी तो उन्होंने पहचान लिया पैरों में पहनने वाली बिछिया से लेकर, लेकिन जब उन्होंने कहा ये नथ जो है जो नाक में पहनी जाती है, तो उन्होंने कहा इसको मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो उनके चरणों से ऊपर दृष्टि में रखता नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम में भी हिजाब का अर्थ ये है जो आंखों की पवित्रता है, दैट इज हिजाब। ये बात उन्होंने कही। तो ये देखिए, इस्लाम या मौलवी साहब भी इन इंटरप्रिटेशन में जाते हैं। मैं चलूँगा, अब हमारे साथ मोहित पांचाल जी हैं। संक्षेप में आप अपना सवाल करें, जिससे हम आमंत्रित अतिथियों की तरफ भी शीघ्रता से बढ़ सकें। भाई साहब, 500 साल के संघर्ष के बाद में राम मंदिर आज राम जन्मभूमि पर भव्य बनकर तैयार है।
पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों से बनाए गए मंदिरों को बनाने में सदियों लग जाती है, और आपने तारीख तय करके वो जो है मंदिर स्थापित करा। तो इसको लेकर क्या प्लानिंग और क्या जो है जज्बे से काम हुआ? और दूसरी चीज़, मूर्ति भव्य अलौकिक और सुंदर स्थापित हुई, तो 3 मूर्तियां तैयार हुई थी, उसमें से ये मूर्ति का चयन कैसे हुआ, और इसके विषय में थोड़ा सा। देखो, 1986 में जो पीढ़ी मौजूद थी, अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, देवकीनंदन अग्रवाल, परमहंस रामचंद्र दास, महंत वेदनाथ जी महाराज वगैरह वगैरह, उसी समय ये बात आ गई कि भाई देखो, अब ऐसा मंदिर बनाओ जो कोई तोड़ न सके, और उसमें से बात पत्थरों की आ गई। आर्किटेक्ट कौन हो, इसका परिचय अशोक जी से कराया। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो गंगा प्रसाद बिरला। मेरे विचार से वर्तमान चंद्रकांत के शायद पिताजी थे, कुमार मंगलम चंद्रकांत। उन्होंने कभी अशोक जी को बुला लिया, जन जागरण देखा, ताले खुल गए तो बुलाया। अब पता नहीं आप लोग कितना उचित समझेंगे लिखना के लिए, मैं तो कहानी है तो सुना देता हूं। बिरला जी ने अशोक जी को, क्यों भाई तुम ये क्या कहते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे तो इसे तोड़ोगे तुम? कभी इस्लामिक राज्य में भी हुआ है? शिवाजी महाराज ने कभी उस स्थान को तोड़ा है जिसे लोगों ने मस्जिद कह दिया हो? अशोक जी तो बेबाक थे, लोक भाषा में कहते मुंहफट थे। अशोक जी ने कहा, बाबूजी हमें उकसा रहे होगे तोड़ने के लिए। जीपी बिरला। और इस प्रकार फिर कौन बनाएगा, तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा का परिचय हुआ। चंद्रकांत भाई सोमपुरा को बुलाया गया, उन्होंने सलाह दे दी। चंद्रकांत भाई सोमपुरा जिंदे हैं, 82 साल के, उनका बेटा बैठा है छोटा। मेरा तो उन्हीं से ज्यादा संबंध रहा। तब उन्होंने पत्थरों की बात की। फिर पत्थर कहाँ का आए ये बात उन्होंने सलाह दी, अमुक पत्थर सॉफ्ट है, सुंदर है, जल्दी नक्काशी होती है। फिर उस पत्थर की लेबोरेटरी जांच हुई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की में। तब उन्होंने बताया कि 1000 साल तक ये पत्थर हवा, धूप, पानी का असर सहता रहेगा। यहां से 1000 साल हो गया, बस बात चल गई। बाकी तो वैज्ञानिकों की बात ही माननी पड़ती है। अब कब 86 में CBRI का टेस्टिंग हुआ होगा, 86-87 में, और हमने 88 में तो उस मंदिर का लकड़ी का मॉडल बनाकर जनता में दिखा दिया था, जनवरी 89 में। और फिर ये वो मंदिर बनेगा कैसे, तो पैसा लाओ, तो जनता से ₹1.25 मांगा गया था 1989 में। 125 करोड़ नहीं मांगे गए थे, एक आदमी एक ₹1.25, 2 आदमी ₹1.25, 4 आदमी ₹5, तो ₹1.25, ₹5, ₹10 ये मांगा गया था। तब से ये चल पड़ा। पत्थरों की नक्काशी भी शुरू हो गई 91 से। मुझको कह दिया गया अब तुम इसी काम में लगे रहो। 2006 आते आते लगा भाई इतना पत्थर तैयार हो गया, हमारे पास जगह नहीं रखने की, अब इसको बंद कर दो। 1992 में ढांचा गिर गया, फिर अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसमें दिमाग लग गया। तो 1000 साल ऐसे निकल आया। अब जब बनने की बात आई तो कौन बनाएगा, तो कभी अशोक सिंघल की मृत्यु हो गई 2015 में, शायद 2010 के आसपास अशोक जी, उससे पहले या उसके बाद गए होंगे 11 में। अशोक जी गए थे बंबई, अपने छोटे भाई के यहाँ जाते थे। तो लार्सन टुब्रो के जो ऑल इन ऑल थे, नाइक, अभी जिंदे हैं नाइक, बहुत हैवी है, शायद अयोध्या आने वाले। उस नाइक को जाकर उन्होंने कहा भाई तुम ही इस मंदिर को बना सकते हो और तुम बनाओ
और नाइक ने इनको कह दिया अशोक जी जब अवसर आएगा तो बनाएंगे। बात खत्म हो गई। अवसर आया वो 2020 में, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए प्राइम मिनिस्टर के विशेष सचिव नृपेंद्र मिश्रा, जो 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। वो मुलायम सिंह के भी थे, वो कल्याण सिंह के भी थे। तो मेरे से पूछने लगे कौन बनाएगा। मैंने कहा साहब अशोक सिंघल के भी लार्सन टुब्रो के पास गए थे और उनसे अनुमति लेकर आए थे या सहमति लेकर आए थे। लार्सन टुब्रो को बुलाया गया, कहा कि साहब सहमति तो हुई थी, इतनी हुई थी तो पालन करो। तो लार्सन टुब्रो जैसी एक बड़ी संस्था इसको बना रही, इतने बड़े काम में उसका कोई कंसल्टेंट चाहिए, सहायक चाहिए, एक और एक 11 होते हैं। तो टाटा जैसी संस्था को कहा गया टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, TCE। तो ऐसी 2 संस्थाओं ने इसको काम किया। अब पहले ही विचार आ गया भाई कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में बनेगा। तो मैं कहा करता था 4 साल में बनेगा, लेकिन लोगों को लगता था 4 साल ज्यादा है। तो ये हुआ चलो 3 साल में बनाने की कोशिश करें। पत्थर खरीदना कहीं से, पत्थर की ज्यादातर नक्काशी हुई राजस्थान के सिरोही जिले में, मकराना में। वहां से नक्काशी करके उसका पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर केवल इंस्टॉलेशन हुआ। तो अलग अलग स्थानों पर सब काम होते रहे। एक बाधा आ गई, पत्थर जहां से प्राप्त होना था वो स्थान प्रतिबंधित था। उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी काल में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब बड़ी बहस चली, पत्थर तो मिलता है, तो मैंने कहा नहीं, चोरी का मिलता है। राम जी का मंदिर चोरी से नहीं बनेगा। और राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री गहलोत साहब का पूरा नाम क्या था, अशोक, उन्होंने पूरी सेवा सहायता की। विश्व हिंदू परिषद के अनेक लोग उनसे मिलने गए, मैं स्वयं उनको प्रणाम करके निवेदन करने गया और उनको ये समझाया गया कि चोरी का पत्थर जा ही रहा है, अब नंबर 1 का हो जाएगा, आपको हजारों करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्रतिवर्ष मिलेगी। उनको ये बात ध्यान में आ गई। उन्होंने अपने सारे सेक्रेटरीज, अपने मुख्य सचिव को बुलाकर कहा इस काम को करो, और हमें कभी दोबारा अशोक गहलोत जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो काम पूरा हुआ। पर्यावरण का विषय था तो भारत सरकार में भूपेंद्र यादव पर्यावरण के मिनिस्टर हो चुके थे। एक दूसरा क्षेत्र उनको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, इसको फॉरेस्ट से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और इस प्रकार पत्थर लीगली आ रहा है, जिसकी रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सदा सर्वदा के लिए हो गई। 1 रुपए का भी गवर्नमेंट टैक्स किसी भी प्रकार, मैं उसको शब्द दूंगा चोरी, ये ना हो, इसका 100% ध्यान रखा गया है। तो ये इसके कारण हुआ कि पत्थर कहीं से, नक्काशी कहीं हो रही है, योग्यतम लोगों का सिलेक्शन किया गया है। मकराना में नक्काशी हुई, वहाँ केवल इंस्टॉलेशन हुआ। और हमारी जो 3 वर्ष की सोच थी वो 3 वर्ष में तो नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त 20 से काम मान लें, प्रधानमंत्री के पश्चात 5 अगस्त के बाद, तो 2021, 22, 23, अब 24 हो गया। शायद हम 25 तक इस काम को पूरा करके ले जाएंगे। हाँ, रात और दिन काम हुआ है, 24 घंटे 2 शिफ्ट में। जनवरी 2024 को 4000 मजदूर भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में लगे थे। इसके कारण ऐसा हुआ है। सारे देश का जो भी बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रेन हो सकता है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, NIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, इनके बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इनकी कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम है। इसमें सारा इंजीनियरिंग ब्रेन है। मुझे आपको बताते हुए मुझे आंतरिक अच्छा लगता है। मैं पहले दिन से इस बात पर टिक गया था कि मुझे ब्रेन, विदेशी ब्रेन नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के
हिंदुस्तान के 4 सामान्य बुद्धि के लोग जो निर्णय करेंगे वही स्वीकार है। इसलिए निर्माण कार्य में पहले दिन से कोई भी विदेशी एजेंसी उसकी हवा तक नहीं लगने दी। बहुत बहुत सुंदर बात है। और जब इस कार्यक्रम के लिए मैं आ रहा था तो जयभान सिंह पवैया जी से मेरी बात हुई, तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा, शरद जी एक शब्द होता है विश्वकोश, चंपत जी राम मंदिर की गाथा के विश्वकोश कहें, तो मैंने कहा नहीं, उनको रामकोश कहिए। तो वो इस गाथा के रामकोश हैं। और आप देख रहे हैं कैसे उद्धरण झरते हैं, सब कंठस्थ है। किसने बनाया, कैसे बनाया, कब कौन सा घटनाक्रम घटा, और सब स्मृति देखिए आप, जैसे अभी देख रहे हो। महाभारत में हमने संजय का प्रसंग सुना है और मैं इनको देख रहा हूं कि पिछली स्मृतियों से आते हुए यहाँ तक सब कुछ ताजा है। राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये शक्ति भी उन्हीं प्रभु श्री राम की दी हुई है। अद्भुत है ये बात। महेंद्र जी आपकी तरफ। भाई साहब, मैं यहाँ पर संपादक की भूमिका से नहीं, एक विद्यार्थी भाव से आपसे प्रश्न करने आया हूँ। मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने नारा एक आपका सुना है, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद जब जब हम देखते हैं, जुबान पर नाम आता है तो कहा जाता है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो क्या आने वाले कल में, जैसे राम मंदिर जन्मभूमि गौरव यात्रा पर आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके संबोधन को सुन रहे हैं, काशी का कायाकल्प हो चुका है, क्या मथुरा की कहानी में भी क्लाइमेक्स इसी तरह के आएंगे, या उसकी गौरव यात्रा जो होगी वो बड़ी सीधी और सपाट होगी? एक और पहलू है, भावनात्मक सवाल है। कहा जाता था कि देश में अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी, आप 1 और 1 11 होकर के आपने राम मंदिर निर्माण की लड़ाई को लड़ा है। तो कितना आप उनको मिस करते हैं, कितना उनका स्मरण आता है पल पल पर? क्या आप कभी कोई ऐसा पल आया कि आप भावुक हो गए अशोक सिंघल साहब की कमी को महसूस करके? देखो, इस आंदोलन में संतों की भागीदारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में एक साधु है देवरा बाबा, जो मचान पर रहा करते थे। अशोक जी बार बार उन पर जाते थे, राजीव गांधी भी बार बार जाते थे, बूटा सिंह भी जाते थे, श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक जी भी जाते थे। तो श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक जी को देवरा बाबा कहा करते थे, बच्चू आंधी चलाया जा, आंधी चलाया जा। अशोक जी पूछते थे क्या होगा, क्या आता तो लो, उड़ जाएगा, उठा के ले जाएंगे पत्थर। एक तो 6 दिसंबर 1992 को वही दृश्य देखा है हमने, उठा के ले गए। अशोक जी उनसे सवाल करते थे, काशी मथुरा का क्या होगा? बच्चा, कायदा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कायदा बन जाएगा। एक दूसरा उत्तर भी है इसका, हर काम एक ही आदमी को नहीं करना चाहिए। जब हम जुड़े थे तो मेरी उम्र थी 39 साल। अब 39 साल के नौजवानों का काम है आगे सोचें। कितना मिस करते हैं सिंगल? मैं देख रहा था उस समय आप भावुक हुए थे। देखो, 90 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर वो गए हैं। कम आयु नहीं होती। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग किया, माइनिंग मेटलर्जी। क्लास छोड़कर घर चले आए। मैंने अशोक जी के मुंह से सुना है ये बात। मैं सवाल करता था ये बात, क्यों छोड़ा आपने? कहते क्या करें, रात को स्वप्न आ रहा था कि भट्टी में मट्टी पक रही है, उसमें से हीरा मोती चांदी निकाली जानी है, तो भट्टी में तो झोंकना पड़ता है कुछ न कुछ। तो हम हेलमेट लगाए और वेद पुराण सारे ग्रंथों को झोंक रहे हैं, तो हमारी नींद खुल गई। क्या हमने ये करना है दुनिया में?